हेलो दोस्तों, बुकसरम आपका बहुत स्वागत करता है। He who has a why to live for can bear with almost anyhow, जिसका अर्थ है जिसके पास जीने के लिए कोई कारण है वह किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर ही जाता है। आज की हमारी बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजी रिजीम में वर्ल्ड वॉर 2 के समय बाकी यूरोपियन ज्यूज की तरह कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था। आप इमेजिन करिए, अगर आपको आपके धर्म के बेसिस पर इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो आप कैसे जिएंगे। इस बुक में विक्टर बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी होप को ऐसे सर्कमस्टांसेस में बनाए रखा जब जिंदा रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए वह इस बुक में रीडर को बताते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी लाइफ का कुछ ना कुछ मीनिंग ढूंढना मुमकिन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैंप में सबसे बड़े लीडर के दर्जे पर थे एसएस गार्ड्स, जो सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते। ज्यादातर गार्ड बिल्कुल ही पत्थर दिल थे। कैदियों में 3 तरह के लोग थे। पहले थे आम कैदी, जिन्हें बस ऑर्डर फॉलो करने होते थे। दूसरे थे केपोज। केपोज एसएस गार्ड के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये वो कैदी थे जिन्हें आम कैदियों से बेहतर प्रिविलेजेस प्राप्त थी। इनको आम कैदियों में से ही चुना जाता था ताकि ये उन्हें डरा धमकाकर कैंप की दिनचर्या चला सके। ये भी गार्ड्स की तरह अक्सर निर्दयी होते थे, जबकि ये खुद कैदी थे। तीसरे थे फोरमैन। फोरमैन वे कैदी थे जिनको शमशान और गैस चैम्बर में खतरनाक काम दिए जाते। जहां आम कैदी अक्सर भूख से पीड़ित रहते थे, इन केपोज और फोरमैन को भरपूर खाना, सिगरेट और इवन शराब जैसी लग्जरी भी मुहैया कराई जाती। कोई केपोज की सेहत देखकर आसानी से उनमें और किसी आम कैदी के बीच अंतर बता सकता था। जब लेखक को बाकी ज्यूस के साथ ट्रेन में ठूस ठूस कर ऑशविट्ज लाया गया तो स्टेशन पर ऑशविट्ज का नाम पढ़कर ये सारे कैदियों की धड़कन सी ही रुक गई। ऑशविट्ज एक बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था जो अपने गैस चेम्बर, शमशान और मास किलिंग्स के लिए खबरों में था। कैंप के चारों ओर बिजली की तारों की फेंसिंग थी। अंदर काले फटे पुराने कपड़े पहने लोग दिख रहे थे जो इंसान कम और भूत ज्यादा लग रहे थे। लेखक मेंशन करते हैं कि उन्हें कैंप में किसी डॉक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। ये बात अलग है कि काफी बार उन्होंने मेडिकल ड्यूटीज के लिए वॉलंटियर किया। कैंप में उनकी आइडेंटिटी या उनका नाम कुछ भी नहीं था, बस उनको दिया जाता था एक नंबर, वही उनकी पहचान थी। विक्टर का नंबर था 119104। जैसे ही कैदी ऑशविट्ज के कैंप में घुसते हैं, इनकी ज्वेलरी, महंगी वॉच जैसी चीजें जब्त कर ली जाती हैं। विक्टर ने भोलेपन में आके एक केपो से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें अपनी लाइफ का काम, एक कागज की मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ कैंप के अंदर ले जाने दें, पर जाहिर तौर पर उनकी एक ना सुनी गई। इस डॉक्यूमेंट को वहीं छोड़कर इस तरह विक्टर ने अपनी पिछली जिंदगी को अलविदा कहा। जो कैदी फिजिकली फिट नहीं थे, उन्हें शुरुआत में ही एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया गया। विक्टर को बाद में इल्म हुआ कि इन कैदियों को तो सीधा गैस चैम्बर में मौत के घाट उतारा गया था। इस तरह कैंप की लाइफ के बारे में जानकर नए कैदियों की होप लगातार शौक में तब्दील हो रही थी। कैंप की लाइफ में विक्टर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि किस तरह इंसान हर चीज की आदत डाल सकता है। इन्हें सोने के लिए कच्चे हट्स में लकड़ी के 6 फीट के फट्टे दिए जाते, जिस पर 9 कैदियों को सोना होता। कई कई दिन नहाना नसीब नहीं होता, नींद नसीब नहीं होती। बर्फीली ठंड में फटे पुराने कपड़ों और जूतों से बस ये लोग किसी तरह अपना शरीर ढकते और मजदूरों से भी बुरी तरह से काम करते रहते। कभी इन लोगों से बर्फीले रास्तों पर खुदाई कराई जाती, कभी फैक्ट्रियों में काम, तो कभी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह हाथों से उठाकर ले जाना होता था। एक पुराने कैदी ने आकर इन लोगों को सलाह दी कि स्मार्टली चलना, काम के लिए फिट रहना। अगर तुम फिट दिखोगे तो तुम्हें गैस चैम्बर से डरने की जरूरत नहीं। अगला स्टेज शॉक के बाद था एपैथी। एपैथी यानी इमोशंस की डेथ। जो ट्रीटमेंट ये लोग रोज रोज सह रहे थे, उनके सारे ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी उनसे छीन लिए गए थे। हर तरह की सफरिंग देखना इतना नॉर्मल हो गया था कि अब दूसरे इंसान का दर्द देखकर इनके अंदर कोई भी दया का भाव ये लोग फील ही नहीं कर पा रहे थे। छोटी सी भी गलती करने पर, या चाहे यह किसी वीक साथी की मदद करने के लिए ही क्यों ना आगे बढ़ रहे हों, केपोज और गार्ड्स इन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करते। लेखक कहते हैं कि मारपीट का दर्द इतना नहीं होता था जितना उन कड़वे शब्दों का होता था जो इन्हें रोज गार्ड्स और केपोज से सुनने पड़ते थे। किस्मत से लेखक ने एक केपो का दिल जीत लिया था। वह उस केपो की लव स्टोरीज और वैवाहिक जीवन की कहानियां सुनते और उन्हें अपनी एडवाइस देते। कैंप में किसी केपो की गुड बुक्स में आना काफी फायदेमंद था। आखिर वहाँ हर कैदी अपने और अपने दोस्तों को बचाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यह केपो सुबह विक्टर के लिए अपने साथ शुरू में लाइन में एक जगह बचाकर रखते। बाकी कैदियों की तरह विक्टर को इडिमा के कारण तेज चलने में और पैरों में सूजन से लेस बांधने में बहुत मुश्किल हो रही थी। घुटने भी उनके बहुत कम मुड़ पा रहे थे। इडिमा वो कंडीशन है जब शरीर के हिस्सों में फ्लूइड जम जाता है। सुबह इस टोली को बर्फीले रास्तों पर चलना पड़ता और लेखक बहुत धीरे चल पा रहे थे।
लेकिन क्योंकि वह इस टोली में आगे की तरफ केपो के साथ थे, वह गार्ड्स की मारपीट से अच्छी तरह बच जाते। कैदियों के खाने की बात करें तो उन्हें बस दिन में एक ही बार खाना मिलता, जिसमें करीब 300 ग्राम सूखा ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता और कुछ सूप मिलता जो बिल्कुल पानी की तरह था। ये आहार न्यूट्रिएंट के हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। कुछ लोग इस ब्रेड को मिलते ही खा लेते, तो कुछ इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके दिन में धीरे धीरे खाते ताकि एनर्जी बनी रहे। कैदियों को तो अब सपनों में भी ब्रेड, केक या अच्छी वार्म बात दिखाई देती। लोग इतने ज्यादा पतले हो चुके थे कि हड्डियां दिखाई देने लगी थी। लेखक ने कैंप में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ चीजें भी ऑब्जर्व की। जो लोग स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म में बिलीव करते थे, वे कैंप्स के टफ एनवायरनमेंट के बावजूद अपने अंदर किसी इनर स्पिरिचुअल शक्ति से हिम्मत नहीं हारते थे। कई बार इस बिलीफ के कारण बाहर से सेंसिटिव, दुबले पतले दिखने वाले लोग भी इन सिचुएशंस को फेस कर लेते थे। एक सुबह गार्ड्स की डांटने की आवाज के साथ लेखक वर्क साइट तक अपनी टोली के साथ बर्फ से जमे पथरीले रास्तों पर चल रहे थे, जब उनके एक साथी ने धीमी सी आवाज में बोला, काश हमारी बीवियां अपने कैंप में हमसे अच्छी हालत में हों। ये शब्द सुनते ही विक्टर अपनी बीवी के बारे में सोचने लगे। सुबह सूरज उगने से पहले आसमान हल्का पिंक हो रखा था, पर लेखक का माइंड उनकी पत्नी के चेहरे को याद कर रहा था। वे कहते हैं कि उनकी पत्नी के लुक्स में उस उगते हुए सूरज से भी ज्यादा तेज था। इन क्षणों में विक्टर को एहसास होता है कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता है, तब भी कुछ सेकंड के लिए वह अपने प्यार को याद करके आनंद प्राप्त कर सकता है। अब वे मन ही मन अपनी पत्नी से बातें करने लगे थे। इस तरह प्यार वो अल्टीमेट सबसे बड़ा गोल है जिसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा, लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। कैदियों को कैंप साइट्स के पास नेचर की ब्यूटी में भी थोड़ा सुकून मिलता। साल्सबर्ग के पहाड़ों को वे अपने ट्रक की विंडो से देखते और कुछ समय के लिए उनकी सुंदरता और विशालकाय रूप में खो जाते। कैंप में भी एक बार सब दिन का काम करके थक हार के अपनी हट में बैठे थे, तो एक कैदी आता है और बच्चे जैसे उत्साह से बोलता है कि आकर देखो बाहर सनसेट कितना सुंदर है। सब लोग बाहर निकलते हैं और लाल रंग के शेप बदलते सुंदर बादल देखते हैं। यह रंगीन आसमान उनकी कैंप की बेरंग जिंदगी को कंट्रास्ट दे रहा होता है। कभी कभी कैंप में कैबरे डांस का भी आयोजन होता है। एक हट को खाली कर लकड़ी के बेंच लगाए जाते हैं और जो वर्कर बाहर नहीं गए थे, वे और केपोज सब वहाँ गैदर होते हैं। गाने, पोएम और जोक सुनाए जाते। कुछ समय के लिए सब कैदी सारी मुश्किलें भूल जाते। ये गैदरिंग्स इतना सुकून देती थी कि कुछ कैदी तो काम से बुरी तरह थकने के बावजूद अपने उस दिन का खाना मिस करके इन्हें देखने आते। सफरिंग के बारे में लेखक कहते हैं कि सफरिंग का नेचर ऐसा है कि ह्यूमन सोल और माइंड में घर कर जाती है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी सफरिंग का साइज क्या है, छोटी है या बड़ी। अगर हमारी लाइफ का कुछ मीनिंग है तो हमारी सफरिंग में भी कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर है। इसके बिना भी ह्यूमन लाइफ इनकम्प्लीट है। जब एक इंसान उसे मिली सफरिंग को एक्सेप्ट करता है, बेकार से बेकार हालात में भी वह अपने इनर स्ट्रेंथ से, अपनी बाहरी फेट से ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी सफरिंग को मीनिंग देने की। इस तरह के स्ट्रॉन्ग लोग कंसंट्रेशन कैंप में ही नहीं, हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी पूरी तरह से मौजूद हैं। 1945 में कैंप में टाइफस बुखार फैल जाता है। ऑलमोस्ट सब लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके सिम्टम थे मेंटल कंफ्यूजन अटैक और फूड अवर्जन, जो कि कैंप की जिंदगी में तो और भी ज्यादा डेंजरस था क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम खाना दिया जाता था। चीफ डॉक्टर ने विक्टर को मरीजों की देखरेख में वॉलंटियर करने को कहा। अपने दोस्तों की ना कहने की एडवाइस के बावजूद विक्टर ने उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कह दी। उन्हें लगा कि मजदूरों की तरह काम करते करते खत्म हो जाने से तो अच्छा है कि कम से कम वे अपने अंतिम समय में अपना कुछ मेडिकल काम करके जाएं। एस्पिरिन की 5-10 गोलियां मिलती 50 पेशेंट्स के लिए, जो कई कई दिन चलानी पड़ती। जिन पेशेंट्स की रिकवरी की कोई होप नहीं थी, उन पर यह दवाई वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो जिनकी होप थी उन्हें कभी कभी यह आधी गोली जरूरत के समय में दे दी जाती। विक्टर कहते हैं कि कैंप की लाइफ में कई बार कैदियों को कुछ ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ते जिन डिसीजन से उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क खत्म हो सकता था। कई बार विक्टर के किस्मत से कुछ फैसले सही निकलते। जैसे एक बार विक्टर का नंबर एक डॉक्टर के संग एक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जो कि एक बीमार कैदियों की लिस्ट होती है जिन्हें एक रेस्ट कैंप में ले जाया जा रहा होता है। कैदियों में डर का माहौल था कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है और इन कैदियों को गैस चेंबर में मरने के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा। और कहीं ना कहीं विक्टर को लगने लगता है कि उन्हें जाना ही चाहिए और वह जाने का मन बना लेते हैं। आखिरकार विक्टर का यह फैसला सही निकलता है और कोई भी धोखा उन लोगों के साथ नहीं होता। उन्हें एक रेस्ट कैंप में ही ले जाया जाता है। बाद में विक्टर को पता चलता है कि सही समय रहते हुए अपने कैंप से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पर बाद में खाने का अकाल पड़ गया था। काफी एग्जाम्पल थे ऐसे लोगों के जो कैंप में हट्स में जाकर दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाते, किसी को अपने हिस्से का ब्रेड दे देते। इससे दिखता है कि आप किसी भी इंसान से सब कुछ छीन सकते हैं, जो उससे नहीं छीन सकते वह है उसका ह्यूमन फ्रीडम।
उसकी फ्रीडम, अपना एटीट्यूड चूज करने की। हालातों से हार कर कुछ लोग लाइफ को मीनिंगलेस मान चुके थे, वहीं विक्टर जैसे कैदी अभी भी इन डिफिकल्टीज को अपनी इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट मान रहे थे। कई बार वे बर्फीले रास्तों पर जख्मी पैरों से चलते हुए अपने माइंड को कुछ और सोचने पर मजबूर करते। वे इमेजिन करते कि मैं एक अच्छे लाइटों से भरे लेक्चर रूम में एक ऑडियंस को लेक्चर दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों और गार्ड्स की साइकोलॉजी पर। इस तरह वे अपने हालातों को ऑब्जेक्टिवली देख पाते और एक बेहतर फ्यूचर के लिए होप कर पाते जिसमें वे आजाद थे। विक्टर कहते हैं कि जो कैदी फ्यूचर में बिलीव करना बंद कर देते, उनका अंत और पास आ जाता। यहाँ लेखक नीत्शे नाम के फिलोसोफर के कुछ शब्द याद करते हैं। He who has a why to live for can bear with almost any how, जिसका अर्थ है जिसके पास जीने के लिए कोई कारण है वह किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर ही जाता है। बहुत लोगों के जीने का वाय था कि फ्यूचर में अपने प्रेमी से मिलना, तो किसी के का था कि फॉरेन में उनका बेटा पढ़ रहा है, उससे जाकर मिलना, उसके साथ रहना। लाइफ का मीनिंग। विक्टर कहते हैं कि लाइफ सबके लिए एक रियल ठोस मतलब रखती है, पर किसी दो व्यक्ति की किस्मत और मकसद को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यह आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे डिफाइन करते हैं। जब आपको आपके चैलेंजेस या सफरिंग रिवील हो तो उन्हें एक टास्क मान के एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। सफरिंग में कोई हमारी जगह नहीं ले सकता। ये भार हमें अकेले ही उठाना है। यह हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने जीवन का वाय याद रखेंगे तो हाउ का रास्ता खुद क्लियर हो जाएगा। इस तरह एक बार विक्टर ने अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए कहा था, ह्यूमन लाइफ किसी भी हालत में अपना मीनिंग नहीं खोती। हमारे स्ट्रगल हमारी लाइफ का मीनिंग नहीं छीन सकते, तो होप रख के आगे बढ़िए। बहरहाल आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 में जीत रही एलाइड पावर्स की सोवियत फोर्सेस ने 1945 में कंसंट्रेशन कैंप्स में बचे हुए कैदियों को रिहा कराया, जिनमें से एक हमारे लेखक विक्टर फ्रैंकल भी थे। ये बचे हुए कैदियों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ उन्हें लाइफ ने दूसरा चांस दिया। इन रिहा किए हुए लोगों को तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मरने के बाद इनको दोबारा जीवन मिला हो। किताब में विक्टर सर्वाइवल के बाद बाहरी सोसाइटी में दोबारा नया जीवन शुरू करने की मुश्किलों को भी जाहिर करते हैं। कैंप लाइफ का इन सर्वाइवर्स की साइकोलॉजी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। कुछ लोगों को तो पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण बहुत ही टाइम लगा बाहरी सोसाइटी में दोबारा अपनी जगह बनाने में। अंत में लोगोथेरेपी पर ध्यान देते हैं। लोगोथेरेपी लेखक द्वारा इजाद किया हुआ मनोचिकित्सा का एक सिद्धांत है। लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग यानी मतलब, जिसके प्रिंसिपल्स हैं लाइफ का कोई ना कोई मीनिंग हर सर्कमस्टांस में होता है। हमें जीने का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मीनिंग ढूंढने से ही मिलता है। हम सबके पास फ्रीडम है अपनी लाइफ में इस मीनिंग को डिफाइन करके बेहतर चॉइसेस लेने का। इस तरह विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की अप्रोच को आज भी मनोचिकित्सा में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह लोगोथेरेपी विक्टर का साइकोथेरेपी की फील्ड में एक बड़ा योगदान है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।